अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया है। कुछ हाफिज़ाबाद और जेलम की हल्का बंदियों के हवाले से भी प्रेस रिलीज़ में जिक्र है और ये हल्का बंदियों के तनाज़े पे आज हमने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार कौंसिल का प्रेस रिलीज़ भी देख लिया है। क्या उन्हें ये प्रेस रिलीज़ जारी करना चाहिए? क्या बतौर एक प्रोफेशनल बॉडी हल्का बंदियों पर तबसरा करना उनका काम है या नहीं है? ये सियासी जमातों का काम है, सियासी उम्मीदवारों का काम है, या हम उनको भी इसमें एक स्टेक होल्डर समझते हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। आप मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल भी हल्का बंदियों में एक स्टेक होल्डर की हैसियत रखते हैं और उनको पूरा हक हासिल है कि वो उस हल्का बंदियों पर अब अपनी राय दें, इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करें? उन्होंने ये काम करके अपना पेशा वराना काम मुकम्मल किया है या थोड़ा सा आपके ख्याल में क्रीज से बाहर निकल के खेले? नहीं जी, ये मेरा ख्याल है वो ग्राउंड से बाहर निकल के खेले हैं। देखिए कैसे मुजम्मिल, हल्का बंदियों का क्या ताल्लुक है हमारी बार एसोसिएशन के साथ? कौन सा हल्का ऐसा है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर बार काउंसिल जो है वो एस बार काउंसिल कैंडिडेट बनी हुई है? ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो SCBA के तौर पर एक कैंडिडेट बनी हुई है। हल्का बंदियों के बारे में अगर आपने कोई एतराज़ दाखिल भी करना होता है, देखें आपको वहाँ का वोटर होना ज़रूरी है और वो आप सिर्फ इंतखाबात से और उसके इंतखाबी अपने जिस तरह से वो इफ़ेक्ट करता है एक हल्का किसी को, उससे एक इंडिविजुअल के तौर पर या एक सियासी जमात के तौर पे तो आप कर सकते हैं उसके अंदर। अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, अब इस वक्त इनको इस तरह की आवाज़ उठाने की ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस हुई है? 4 हल्कों का जिक्र है पंजाब के अंदर, 1-2 हल्कों की बात है बलूचिस्तान के अंदर, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि भैया ये इंतखाबात के बाद हम ये सारे मामला सुनेंगे और अब ऐसी कोई बात ना की जाए इस मुल्क के अंदर जिससे इंतखाबात में किसी तरह से अल्तफा पैदा हो सके, किसी तरह से उसमें ताख़ीर हो सके, इस अमल में कोई रुकावट पैदा हो सके। सो मेरा नहीं ख्याल कि देखिए ये कोई संजीदा किस्म का एतराज़ है। हमने पाकिस्तान के अंदर मुज़म्मिल अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों के अंदर बहुत गैर संजीदा सियासत देखी है और देखिए किरदार तो वही होते हैं ना, चाहे वो किसी सियासी जमात का हिस्सा हों, फिर अगर वो किसी प्रोफेशनल बॉडी का हिस्सा बनते हैं तो उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस कहीं पर चली तो नहीं जाती, वो तो उनके साथ ही रहती हैं। तो ये जो 4-5 साल से जिस तरह की हम गैर संजीदा सियासत देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बस उसी का एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक और मिसाल उसके हमारे सामने आई है और मेरा नहीं ख्याल कि इसको ना तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेगा और ना ही इसको कोई पाकिस्तान की बड़ी अदालत जो है वो इसको सुनेगी। बस ठीक है, उन्होंने अपनी आवाज़ एक जो है वो जगाई है, इसके पीछे अब सियासी महरक़ात क्या हैं कि अब जाके उन्हें ख्याल आया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल है, पहले भी हमने देखा था कि जब KP और पंजाब के अंदर इंतखाबात अनाउंस हुए थे तब भी हमने सुना था कि जी वो बड़ी तहरीक शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए तो वो बयान भी जो है वो मेरी नज़र में तो गैर संजीदा ही निकला। सो मैं तो इसको भी एक और गैर संजीदा किस्म का बयान ही समझूंगा। जी मुझे अंबर, आप तो आजकल इलेक्शन की बड़ी एक्टिविटी कर रही हैं सब स्टेक होल्डर्स के साथ और बड़ा काम इलेक्शन आपने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। आपको लगता है पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार आपके साथ मिलकर आपके काम में खलल डाल रहे हैं? अच्छा, वैसे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन जो प्रोफेशनल बॉडीज है वोकला की, देखिए जाहिर है वो स्टेक होल्डर्स तो है इलेक्शन में, चाहे आप ये कह लें कि वोटर के तौर पर, चाहे कैंडिडेट्स के तौर पर, चाहे आम शहरी के तौर पर, प्रोफेशनल बॉडी है, उनका भी हक है कमेंट करने का और ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये वाले केसेस जो होते हैं ये वोकला ही लड़ते हैं, ये पिटिशन जो लेकर जाते हैं ये वोकला ही लेकर जाते हैं। तो किरदार तो है, उनको हक भी है कि वो इस किस्म का बयान और एतराज़ात उठाएं,
लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि ये पहला इंतखाब नहीं है, ये पहले हल्का बंदी की एक्सरसाइज नहीं है जिस पे एतराज़ात उठाए गए हैं। इससे पहले भी 2018 में, 2013 में जो इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल वॉच बॉडीज़ होती हैं, जिसमें फैफन शामिल है, जिसमें पिलडैट शामिल है, फैफन ख़ास तौर पर, ये हमेशा हल्का बंदियों के हवाले से इसकी जो हल्के का जो साइज़ है, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि एक एवरेज हम कह सकते हैं कि तकरीबन 8 लाख एक ही हल्के में उसमें वोटर की यानी कि पॉपुलेशन आबादी होनी चाहिए। तो अक्सर हल्का बंदियों में जो ज़िले जो हल्का बंदी वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, या कभी मैं कहूँगी कि कुछ इरादे भी गलत होते हैं, तो हल्का बंदियों का साइज़ में वेरिएशन ज़रूर आती है। और ये वोटर के लिए ये वाकई अनफेयर भी होता है, नाइंसाफ़ी है कि जो उम्मीदवार छोटे हल्के में होगा उसको ज़्यादा वोटर को फ़ायदा होगा, ज़्यादा उनकी तक रसाई होगी, लेकिन बड़ा हल्का होगा तो वोटर का नुकसान होगा। लेकिन इस पे एतराज़ जो है, ये जो एक डिस्क्रिपेंसी जिसकी निशानदही बार एसोसिएशन से किया है, ये और भी लोग करते रहे और हर इलेक्शन में होता रहा है। इसकी तस्हीह शायद वक्त पे नहीं होती, क्योंकि इसी तरह कभी सेंसस का मसला होता है, कभी वक्त का मसला होता है। तो मैं कहूँगी कि ये जो उन्होंने अब आखिर में जो इन्होंने अहम एक मुतालबा जो किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस्तीफ़ा, अगर ये पहले भी एतराज़ात होते रहे हैं और अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, तो सिर्फ हल्का बंदियों को लेकर ही क्यों ये मुतालबा किया जा रहा है? ये पहले भी इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमीशंस की जो कंपोजिशन होती थी उसके अंडर ऐसा होता रहता था। तो मेरा ख्याल में कि अगर कोई एतराज़ हो कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, तो ये हल्का बंदियों का मामला लेकर मेरे ख्याल में कि ये सिर्फ ये वाहिद मामला नहीं है, ये इशू नहीं है। इसमें शायद राइट टू कैंपेन, रैली, अपना इस वक्त तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के लिए परेशान है, तो ये और मामलात हैं। मुझे थोड़ी सी इसमें मुझे लगता है कि हदफ इनका शायद सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन को बर वक्त जिस तरीके से भी हो रहे उसका उनका किरदार उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी है। तो मेरे ख्याल में कि ये डायरेक्टली सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है, ये और भी जो इस वक्त हल्के जो इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं उनकी ज़ाहिर है एक सपोर्ट है, वो उसको भी हदफ बना रहे हैं। देखिए, मैंने देखा ये प्रेस रिलीज, देखिए हाफिजाबाद का जिक्र है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे में हाफिजाबाद इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया कि उसमें एक हल्का कम या ज़्यादा होने का बड़ा मसला पड़ गया, और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार को हाफिजाबाद में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई कि उन्हें हाफिजाबाद के हल्के की वजह से पूरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही छुट्टी कराने पर वो तुल गए। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि वाई हाफिजाबाद। और फिर उन्होंने लिखा कि जी जेलम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना ज़िला है तो वहाँ सीट बढ़ा दी गई है। वो फिर चेक किया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत की कि उनका ज़िला तो सरगोदा है, वो जेलम से नहीं है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी मिसगाइड कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई ज़िले के हवाले से, हालांकि वो कोई अननोन आदमी तो नहीं है। लेकिन क्या हाफिजाबाद से पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के कोई नामवर वकील रहनुमा इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी चाह रहे थे वो नहीं बन सकी है, और उसका गुस्सा वो बदरिया पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के जरिए निकाल रहे हैं? तो ये अफसोसनाक है, क्योंकि अगर तो कोई आप समझे ना कि नेशन वाइड बात हो रही होती कि जी वो कोई 100 हल्कों की बात कर रहे होते, वो कोई और बिल्कुल एक नेशनल लैंडस्केप पे बात की जा रही होती, तो मैं समझ जाता कि पाकिस्तान बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, वो कोई अपना नेशनल इशू पे बात कर रही है। मेरा मतलब अगर पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के लिए भी हाफिजाबाद का कौमी असम्बली का हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसका एक इजाफा नहीं हो सका, तो फिर मैं इसको कोई स्टेक होल्डर का बयान तो नहीं समझता, मैं तो इसको कोई पर्सनल इंटरेस्ट का बयान समझता हूँ कि कोई वकील रहनुमा हाफिजाबाद से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनका हल्का उनकी मर्जी का नहीं बन सका है, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुस्सा है, तो फिर क्या मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दाद दूं कि उन्होंने किसी वकील रहनुमा के दबाव में आकर हल्का नहीं बनाया है, जिसका गुस्सा आज उन पर निकाला जा रहा है? फिर मुझे तो ये समझ आती है काउंटरी कि वो दबाव था कि वो हल्का बना दिया जाए हाफिजाबाद में, लेकिन वो दबाव काम नहीं कर सका, तो अब बात प्रेस रिलीज तक आ गई।
वरना आप देखें एक हाफजाबाद के हल्के पे इतनी लड़ाई जो है मुल्क में, कि आपने कहा छुट्टी करा दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, मेरी समझ में नहीं आती आमिर साहब ये बात। और मैं क्योंकि को हाफजाबाद तो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का न्यूक्लियस नहीं है कि उनके लिए बड़ा अहम हो गया हो, तो और फिर जेलम भी नहीं है और फिर सरगोदा भी नहीं है, तो इसलिए दाल में कुछ काला है इस प्रेस रिलीज में। इसमें जाती मकासद और जाती मफादात हैं। मैं तो वैसे भी समझता हूँ कि वकला ने ये बार एसोसिएशंस को अपनी सियासत चमकाने की दुकानें बना लिया है। पहले बार के सदर बनते हैं, ओहदेदार बनते हैं, वहाँ से सियासी जमात में सुरंग लगाते हैं, बार के पोर्टफोलियो को अपनी पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद बार को सियासी जमातों के आगे बेच देते हैं, अपना ओहदा बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से टिकने और वहाँ से सब कुछ चाहिए, जो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट और जो मैं समझता हूँ कि बार्स के साथ भी जाती है। और ये जो हम मिलावट कर रहे हैं बार की और कौमी सियासत की, ये भी ठीक नहीं है। इस पर भी कोई रूल्स बनने चाहिए कि आप बार के ओहदेदार होते हुए क्या सियासी जमात के लिए की सहूलतकारी कर सकते हैं, या आपने वकला से वोट लिए और आपने वकला की फलाह के लिए काम करना है। तो यहाँ बहुत मैसअप हो गया इस मामले में भी। बहरहाल हाफजाबाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देखना चाहिए कि अगर वो हाफजाबाद का हल्का उन्होंने नहीं बनाया तो उनकी छुट्टी पूरे पाकिस्तान के वकला हाफजाबाद के लिए सरापा एहतजाज है सिर्फ। जी बिल्कुल, न सिर्फ वो मुजम्मिल बल्कि एक वकला कन्वेंशन बुलाया जाएगा हाफजाबाद के मामले के ऊपर और फिर उसमें फैसला किया जाएगा कि क्या हमें तहरीक भी चलानी चाहिए इसके ऊपर या नहीं। देखें एक ना मुजम्मिल, मुझे एक मेरी पसंदीदा मीम है, वो बनाई तो पीटीआई के एक सपोर्टर ने थी, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल तकरीबन हर सियासी जमात के लिए किया गया और वो मीम है जो सायरा करती है वही मायरा करती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरऑल माहौल है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो उसके ऊपर भी हमारे वकला बरादरी जो है उसकी नज़र है। पीटीआई के बारे में हम जानते हैं कि वो इस दफ़ा शायद वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके कैंडिडेट जो हैं वो वकला बरादरी के अंदर से हों। और ये भी हमें पता है कि पीटीआई मौजूदा हालात में कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है ये पहला इंतखाब पीटीआई लड़ने जा रही है जहाँ पे हालात उसके लिए उस तरह से साजगार नहीं हैं जिस तरह के हालात को उसकी पिछले 2 इलेक्शंस में मेरा ख्याल है थोड़ी सी आदत भी पड़ गई हुई है। और हरगिज़ मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और पीटीआई के सारे गिले जो हैं वो गलत हैं या नाजायज़ हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात से पहले जो कुछ होता है वो हमेशा होता है, वो कोई नई बात नहीं है। इस दफ़ा पहली दफ़ा नहीं हो रहा, लेकिन शायद पीटीआई को पहली दफ़ा ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस तरह का माहौल इस इंतखाबात से पहले पीटीआई और उसके सपोर्टर जो हैं वो बनाना चाह रहे हैं। वकला का भी कुछ हमारी बार काउंसिल्स के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हों जो जिनका ख्याल है कि हाँ इसके ऊपर कैश किया जा सकता है और अगर इसी शोर गोगे का आप हिस्सा बन सकें तो कल को शायद आपका जो है वो सियासी करियर, जैसे कि आपने कहा ना कि उसके भी रास्ते जो है वो खुल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा मुजम्मिल, ये एक गैर संजीदा सा बयान है और मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई भी जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी से इसको ले सकते हैं। बारी तो अंबर की है, लेकिन मैं वो थोड़ी सी अंबर की इजाज़त से, वो असल में ये सायरा मायरा का मामला नहीं है। मैंने बहुत इस पर भी किया कि कोई पीटीआई का बंदा तो हाफजाबाद से पीटीआई का वकील रहनुमा तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा। नहीं, इसके पीछे पीटीआई नहीं है, आप बेफिक्र रहें। हाफजाबाद से पीटीआई का कोई वकील रहनुमा इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा। वो ये अपने तारड़ साहब वहाँ से लड़ना चाह रहे हैं और तारड़ साहब वहाँ से हल्का बनवाना चाहते थे। तो ये तारड़ों की और ये सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार तो पीटीआई के कंट्रोल में है भी नहीं है। ये तो से आसमा जहांगीर ग्रुप जीता हुआ है, ये तो हामिद खान साहब हारे हुए हैं, पीटीआई हारी हुई है। ये तो ये आप हर बात पीटीआई पे ना डाल दिया करें, दोनों तरफ। बिल्कुल सही कहा। क्यों अंबर है ना, माहौल पे वैसे ये आज का दिन बहुत मुबारक दिन है कि मुजम्मिल ने कह दिया हर बात, हर गलती, हर मसला जो है ना पीटीआई का नहीं होता, ये कभी-कभी कुछ और मामला होते हैं।
देखिए आप इसका क्रेडिट मुझे दें, हाँ मैं उसको उन तरफ ले गया ना कि आज उनको पीटीआई का दफा करना पड़ा। हाँ, ये पहली बार मुजम्मिल से सुनने को आया, तो ये आमिर साहब आपको क्रेडिट बिल्कुल जाता है। अंबर उस्तादों ने बताया कि फैक्ट्स को गलत नहीं बयान करना, आप अपना ओपिनियन जो मर्जी दें, मैंने तो फैक्ट्स किया है, ओपिनियन मेरा जो मर्जी हो, फैक्चुअल बात ये थी कि इसके पीछे पीटीआई नहीं है, वो फैक्ट बयान किया मैंने। माहौल, मैं माहौल की बात कर रहा था, मैं तहरीक इंसाफ की से बात नहीं कर रहा था। मैं भी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि अगर आपने माहौल एक मुल्क के अंदर ऐसा बनाया हुआ है जहां ने सेइंग जो है, जिसको कहते हैं ना कि वो इनकारी बयानात जो हैं उनको ज़्यादा अहमियत मिलती है बजाय इसके कि मामले को आगे चलाने के लिए अगर कोई बात की जाए तो उसकी निस्बत इनकारी बयानात जो है और मज़ामती बयानात जो हैं उनको ज़्यादा अहमियत मिलती है, तो उसका हिस्सा बनना जो है वो मेरा ख्याल है वो जो इस वक्त राजुल वक्त सियासत है और उसका जो सियासी कल्चर है ये उसका हिस्सा बनने की कोशिश है। इसका ताल्लुक बराह रास्त पीटीआई से मैं भी नहीं कह रहा था कि है, उन्होंने तो सिर्फ माहौल बनाया। अंबर देखिए, एक आपने जो बात की थी मुजम्मिल, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहती हूँ। आपने कहा था कि प्रोफेशनल बॉडीज़, उनका काम वाकई वेलफेयर तो होता है, जो उनके मेंबरान होते हैं, और कई प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, इसमें सहाफ़ियों की भी होती है, टीचर्स की होती है, एक्स सर्विसमैन की भी होती है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वो सियासत से दूर रहेंगे या सियासत नहीं करेंगे? ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। और आपने कहा कि उनका, आप देखिए, चाहे एक्स सर्विसमैन हो चाहे टीचर्स हो, वो जब एहतजाज भी करते हैं या सियासत में हिस्सा लेते हैं या पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, वो मिलकर कर रहे होते हैं, एक आवाज़ बनकर कर रहे होते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात है तो बहुत सारे वकला, ये सिर्फ एक सियासी जमात की बात नहीं है, बहुत सारे वकला जो हैं वो मुख्तलिफ तहरीक में शामिल हो जाते हैं और फिर अपना पॉलिटिकल करियर बना लेते हैं, तो ये तो चलता है। मेरा ख्याल में कि जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी निशानदेही है कि ये दाल में कुछ काला है, कि चंद हलकों की वजह से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये जो हल्का बंदियों का मामला है, जैसे मैंने कहा, आपने भी उसकी तौसी की कि ये पर्सनल कुछ मामला है, मैं कह रही हूँ कि ये होता रहा है, हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं एतराज़, कोई मसला रह जाता है। इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा मांगना, ये तो ऐसा एक एक्सट्रीम मुतालबा कदम है जो समझ हमें नहीं आ रही। तो हमारा तो काम है मेरे ख्याल में कि इसका थोड़ी सी ज़ाहिर तज्ज़िया करना और फिर लोगों को बताना कि ये वाकई इस काबिल है ये मुतालबा कि इसको संजीदगी से लिया जाए या नहीं लिया जाए। मेरे ख्याल में कि हम में इत्तेफाक तो कम ही होता है और मुजम्मिल बहुत कम एतराफ़ करते हैं कि हर चीज़ पीटीआई की गलती तो नहीं होती। तो ये तो हमने तीनों ने इत्तेफाक कर लिया ना कि ये संजीदा नहीं है, कुछ गड़बड़ है। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हल्का बंदियों पर इत्तेफाक राय मुमकिन ही नहीं। ये एक ऐसा मामला है जब एक हल्के से 4 या 6 जमातों के लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, मतलब एक हल्के में इस वक्त भी पाकिस्तान में 6 बड़ी सियासी जमातें तो इलेक्शन लड़ रही हैं ना हर जगह। हम छोटी जमातों को छोड़ भी दें, मतलब जिनके पास इंतखाबी निशान है, जिनके पास ज़्यादातर हल्कों में उम्मीदवार मौजूद हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर हल्कों में इलेक्शन लड़ना है, उन सियासी जमातों ने और उनके कैंडिडेट्स ने, तो कोई ना कोई एक कैंडिडेट तो हल्का बंदी से नाराज होगा ही ना। वो कहेगा मेरा गांव इधर रह गया है, मेरी यूनियन काउंसिल इधर से इधर आ जाए तो मुझे 400 वोटों का फर्क पड़ जाएगा, ये अगर इधर से उधर चला जाता तो ये मेरा वीक लग गया, इसको निकलवा दूं मैं। तो ये जो कोशिश है ये तो हर उम्मीदवार, और आप कह सकते हैं कि मुल्क में कभी कौमी हल्का बंदियों पर कौमी इत्तेफाक राय हो जाएगा, मुमकिन ही नहीं है। मतलब तमाम उम्मीदवारान को इकट्ठे एक कमरे में पहले तो बिठाकर एक हल्का बंदी पर मुत्तफिक कराना मुमकिन ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि उसने क्या हल्का कैसे बना दिया और स्टेक होल्डर्स को उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ना है कैंडिडेट्स को। अब ये जो मुतालबे इस बार सामने आ रहे हैं कि जी ये हल्का मेरी मर्जी से नहीं बना, लिहाजा इसकी हल्का बंदी बदल के ऐसे नहीं ऐसे कर दी जाए, क्या ये जायज़ मुतालबे हैं? आप अदालतों में जा रहे हैं कि जी ये NA 236 जो है इसमें जो ये यूनियन काउंसिल है ये निकाल कर ये वाली यूनियन काउंसिल डाल दी जाए। क्यों भाई डाल दी जाए? जी मुझे बड़ा फायदा है, मेरे 400 वोट बढ़ जाएंगे, इसलिए आप इसको ऐसे कर दें, 75 में ऐसे कर दें, 71 में ऐसे कर दें। भाई क्यों कर दें?
जो इलेक्शन कमीशन को बेहतर लगा उसने डिमार्केशन कर दी, उसने कर दिया। आप उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ें कि उम्मीदवार की मर्जी का हल्का बना के दिया जाएगा तो वो इलेक्शन लड़ेगा। तो मैं तो बिल्कुल जायज नहीं समझता कि अदालतों को हल्का बंदियों में किसी भी किस्म की मुदाखलत करनी चाहिए। मतलब जो हल्का लेकिन मुजम्मिल देखिए एक बात तो है जी, मैं एक मिनट, एक फरीक अदालत में गया, उसने कहा ये NA 75 का हल्का ठीक नहीं बना, इसको ऐसे कर दो। अदालत ने उसके कहने पे ऐसे कर दिया। दूसरा फरीक कहेगा अदालत ने गलत किया, क्योंकि हो सकता है पहली डिमार्केशन उसको सूट कर रही हो। फिर वो अदालत में, अगली अदालत में चला जाएगा कि नीचे वाली अदालत ने ये जो फैसला किया है ये मेरे खिलाफ किया है, इससे तो मेरा राइट मजरू हो गया है। तो ये तो कहीं खत्म नहीं होगा। आप किस किस को राजी करेंगे इस पंडोरा बॉक्स को? ये इलेक्शन कमीशन पे दरवाजे बंद हो जाने चाहिए कि नॉन अपीलेबल होना चाहिए जो भी वो हल्का बना दे। मगर मैं ये कहना चाह रही थी कि आप गलत नहीं कह रहे। हाँ नहीं, आप गलत नहीं कह रहे। देखिए हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं होता। कहीं खवातीन वोटर की तादाद कम होती है। अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने जो फिगर्स रिलीज किए हैं, मालूम हुआ है कि 10 साल बाद वो गैप कम हो गया है। यानी कि जो खवातीन वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं थी, जिनके पास CNICs नहीं थे, वोट उनका रजिस्टर्ड नहीं था, वो अब गैप कम हो गया है। बहुत ज़्यादा होता था। तो ये मामला चलते रहते हैं। दूसरे ममालिक में भी एतराज़ात होते रहते हैं। अमेरिका में जेरीमैंडरिंग बहुत मशहूर है कि जानबूझकर ऐसे आप हल्के जो हैं उनको काट देते हैं ताकि किसी एक जमात को फ़ायदा हो। तो ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब, और मेरे ख्याल में कि ये वुकला जो है उनका एतराज़ उस पर शकूक और शुबहात ज़रूर बैठते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल वॉचडॉग बॉडीज़ होती हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था, फैफन हो गया ख़ास तौर पर, या पिलडैट हो गया, वो निशानदेही तो करती हैं जहां इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी की हो और एक मुद्दत होती है कि आप जब डिलिमिटेशन का वो जो अनाउंसमेंट होती है, फिर क्या एतराज़ होता है, उससे जल्दी निपटे। अब कानून तो यही कहता है ना कि हर हल्के के दरमियान 10% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए आबादी के तनासुब के हवाले से। तो ये कानून तो फॉलो करना है। अगर नहीं हो रहा तो वो नाइंसाफ़ी है। अब ये इलेक्शन टू इलेक्शन साइकिल मेरे ख्याल में वो दुरुस्त हो सकता है, एतराज़ करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये जो लोग नाराज़ होते हैं उनकी तादाद तो कभी ख़त्म नहीं होगी ना कोई तो नाराज़ रहेगा। फिर आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट हाफिजाबाद की वजह से सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार नाराज होती हैं, तो अब आप कोई हाल बता दें इसका कि क्या करें हम इस दरअसल बात ये मुजम्मिल कि ये जो है ना, ये देखें, ये वो होती है, ये इस तरह की बात होती है जिसको एतराज़ करने वाले जो नए सेयर्स होते हैं ना, वो एक महफूज एतराज़ समझते हैं। हालांकि अगर आप हल्का बंदियों के ऊपर ज़रा गौर करें ना, ये काफ़ी टेक्निकल मामला होता है। मैं भी इलेक्शन ट्रेनिंग से इलेक्शन रिलेटेड जो है उसके अंदर शामिल भी हुआ हूँ, कुछ खुद भी मैंने किए हैं। सारे 7 से 8 एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन को अपने सामने रखने होते हैं हल्का बंदियों के बाद, और उसके अंदर ये जो तादाद, वोटर्स की तादाद लगभग एक जैसी होना, वो एक उन 7 या 8 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट है। और ऐसा नहीं होता, और माजी में हमने देखा हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि अगर किसी वजह से इलेक्शन कमीशन ये मुनासिब समझता है कि अगर एक हल्के के अंदर 100 वोटर हैं और दूसरे हल्के के अंदर 110 से ज़्यादा नहीं या 90 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन उसकी बजाय उनको 125 करने पड़ते हैं वहाँ पे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वो गैर कानूनी नहीं हो जाती है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी तस्दीक ज़रूर होनी चाहिए, बाद में जाके उसको दुरुस्त ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि इसके अलावा और कोई रास्ता मुमकिन नहीं है, दीगर 6-7 अनासर जो हैं उनको भी जहन में रखते हुए, तो वो भी उस चीज़ को गैर कानूनी हो जाती है। ये एक तकनीकी मामला है जो हर किसी को इतनी आसानी से समझ आने वाला नहीं है। और मुझे बड़ा यकीन है कि जो बहुत सारे लोग जो एतराज़ात करते हैं हाफिजाबाद के ऊपर भी, मुझे लगता है कि उनको भी सही तरह से ये तरीकाकार जिसके तहत हल्का बंदियां होती हैं, वो उन हाफिजाबाद पे भी एतराज़ करने वालों को, बावजूद इसके कि वो वकील है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़ी क्लैरिटी है उनके जहन में इस चीज़ के। आमिर साहब, आप हाफिजाबाद में अगर एक कौमी शमी का हल्का बढ़ जाता ना तो वहाँ बड़ी आसानी हो जाती थी तारड़ों को, लेकिन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं माने और उन्होंने वहाँ हल्का नहीं बढ़ाया, तो ये सारी लड़ाई हो गई है। प्रेस रिलीजें आ गई हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आगे बात करते हैं।
प्रोग्राम खबर तजिया में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हल्का बंदियों की हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि वो इस तरह के तमाम एतराज़ जो हल्का बंदियों से मुतालिक हैं वो इलेक्शंस के बाद सुनेंगे, क्योंकि गालिबन सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 100 से ज़्यादा शिकायत हल्का बंदियों से मुतालिक जमा कराई गई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आगे चलते हैं, इलेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं और तमाम एतराज़ात जो इस वक्त दाखिल किए जा रहे हैं हल्का बंदियों से मुतालिक, ख्वाह उनकी तादाद 100 हो या 1000 हो, उनको इलेक्शंस के बाद हम सुनेंगे कि गोया इलेक्शंस के रास्ते में कोई रुकावट ना पेश आए। और इसके साथ ही बाकायदा इंतखाबी अमल का आगाज़ भी इस मुल्क के अंदर शुरू हो गया है। 22 तारीख तक आप अपनी कागजात नामजदगी दाखिल करा सकते हैं। 30 दिसंबर तक उनकी जांच पड़ताल होगी। कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो वो 3 जनवरी तक फाइल हो सकती हैं। 10 जनवरी तक वो अपीलें कागजात नामजदगी के ख़िलाफ़ अगर कोई अपीलें हैं तो 10 जनवरी तक वो सुनी जाएंगी। 11 को इंतखाबी उम्मीदवारान का हतमी ऐलान होगा और 13 तारीख को सिंबल्स जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। मुझे तो ये सिंबल्स वाला मामला इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अपने साथियों से पूछना चाहूँगा मैं कि ये अगले 2 हफ्ते या कम से कम जो 13 जनवरी से कि 1 महीने का जो वक्त है, अभी तो हमें सिर्फ हल्का बंदियों पर एतराज़ात नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये पूरा महीना एतराज़ दर एतराज़ भरपूर किस्म की एतराज़ात की एक लहर हमें नज़र आती है की उम्मीद की जा सकती है। क्या ख्याल है आपका? अभी तो बहुत दिलचस्प मरहले में है इलेक्शंस का के हवाले से बात की जाए, क्योंकि अभी तो कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने आएंगे। मेरे ख्याल में कि एतराज़ात के साथ साथ ये हल्का बंदियों के अलावा जो एतराज़ है वो ज़ाहिर है इसमें आप देखें कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है जिन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको ये भी हिदायत दी हुई है कि अपने अपने कागजात नामजदगी के साथ साथ अपने जो कवरिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी कागजात नामजदगी शामिल करें, क्योंकि उनको खदशा ये है कि उनके कैंडिडेट्स के हवाले से एतराज़ आएगा तो फ़ौरन एक बैकअप प्लान होगा उनके पास। एतराज़ात जो हैं वो कैंडिडेट्स के हवाले से भी होंगे और फिर हम मेरे ख्याल में कि ये भी अंदाज़ा हमें हो जाएगा कि किसकी जमात में कितना दम भी है, कौन से कैंडिडेट्स मजबूत होंगे, कितने कैंडिडेट्स आपके पास होंगे, कितना आपका ये जो इंतखाबी अलायंसेस जो कोशिश कर रहे हैं बनाने की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके कौन से कैंडिडेट्स हैं, सीट एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ हैं, तो ये सब ज़ाहिर जनवरी में तक नज़र आएगा। एक और बहुत अहम मामला जनवरी तक जो है उसका फैसला आ सकता है, जितना टाइम हम कह सकते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही रिलेटेड है, लेकिन बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और फिर दूसरा जो फवाद चौधरी और जो इमरान खान साहब का कंटेम्प्ट का केस है वो भी अभी हमें नज़र आएगा कि उसका क्या बनता है। तो ये जो अभी माहौल जो बन रहा है, रैलीज शुरू हो रही हैं वो और तेज़ हो जाएंगी, और एतराज़ात के साथ साथ ये कुछ अहम केसेस भी हैं जो इलेक्शन कमीशन से या इंतखाबात से उनका ताल्लुक है, वो भी हमें 13 जनवरी तक हमें वो सुनने को आएगा। राइट तो मुजम्मिल, लगता है, मुझे लग रहा है, आई डोंट नो कि मुझे सही लग रहा है कि नहीं, कि ये हल्का बंदियों के ऊपर जिस तरह से एतराज़ात हैं, चाहे वो बार काउंसिल हों, चाहे वो इनफरादी शिकायत हों, इससे कतई नज़र कि वो कितनी तादाद में हों, उससे अब बात आगे बढ़ गई है और अब इलेक्शन उस मरहले में दाखिल हो रहा है जहां अब एतराज़ात जो हैं, अगर पहले हल्का बंदियों के ऊपर वो उनकी तादाद सैकड़ों थी, तो यहाँ पर शायद हज़ारों हों, क्योंकि हज़ार कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने आने वाले हैं अगले चंद हफ्तों के अंदर। कैसे देख रहे हैं आप अगले 1 महीने का वक्त, 13 जनवरी तक का, जबकि इलेक्शन कैंडिडेट भी फाइनल हो जाएंगे और इलेक्शन सिंपल। देखिए, मैं ये जो बात है ना कि जी बड़ी हिदायत कर दी कि कवरिंग कैंडिडेट जमा कराएं, हर जमात अपनी कवरिंग कैंडिडेट जमा कराती है, हर उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार पर एतराज़ करता है, नॉर्मल प्रोसीजर है। आप अपने मुखालिफ उम्मीदवार की टैक्स रिटर्न, बिजली के बिल, हर किसी न किसी तरीके पे एतराज़ात दाखिल होते हैं। आप कोशिश करते हैं कि वो टेक्निकली अगर नॉकआउट हो जाए तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। अगले के कागजात को बड़ा माइन्यूटली देखने के लिए टीम बनाई जाती है, देखा जाता है, एतराज़ात दाखिल किए जाते हैं, वो एतराज़ात मुस्तरद होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। वो तहरीक इंसाफ ने कोई ख़ास कवरिंग कैंडिडेट नहीं कर दिया, हर जमात कवरिंग कैंडिडेट रखती है।
क्योंकि किसी भी वजह से कैंडिडेट जो है वो हो सकता है तो आपके पास हल्के में दूसरा मुतबादिल तो मौजूद हो, तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में आप सब लोग इलेक्शंस को कवर करते हैं, मैंने भी इस मुल्क में 93 ये मैं ये नहीं कह रही थी मुजम्मिल की नई बात है, मैं कहूंगी कि दिलचस्प बात ये होगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो उम्मीदवार उनके सामने आएंगे, उनके कवरिंग कैंडिडेट्स जो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने साथ साथ जल्दी करना है क्योंकि उनको खदशा है। अब वो खदशा कितना दुरुस्त है वो तो जाहिर है हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा ना। और वो कौन कवरिंग कैंडिडेट होगा, कि उनके पास कितने कैंडिडेट्स होंगे, जिसका कवरिंग कैंडिडेट भी कितने होंगे। मेरे ख्याल में कि ये भी एक देखने की जरूरत है। तो मैं तो यही बात करी थी, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोई नई चीज है। मुझे पता है कवरिंग कैंडिडेट्स होते हैं साथ, मुझे मालूम है कि एतराजात होते हैं। और कौन होता है कवरिंग कैंडिडेट? मैंने इलेक्शन लड़ना है, मेरा कवरिंग कैंडिडेट मेरा भाई होगा, मेरी बहन होगी, मेरी बेगम होगी, मेरी वालदा होगी। कौन होता है कवरिंग कैंडिडेट? अब जो कैंडिडेट होता है उसका ट्रस्टेड ही उसका कवरिंग कैंडिडेट होता है। जाहिर है ऐसा नहीं होता कि कैंडिडेट मैं हूं, मेरा कवरिंग कैंडिडेट आमिर साहब होंगे। टिकट के असूल की जहां लड़ाई क्यों नहीं हो सकता मुजम्मिल? देखें आप सोचें तो सही इसके बारे में, क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो ये तो मेरा मतलब कवरिंग कैंडिडेट एक नॉर्मल प्रोसीजर है पाकिस्तान की सियासत में। ये कोई तहरीक इंसाफ ने नई हदायत नहीं जारी कर दी जिसको हम नहीं। मेरा मतलब नून लीग भी अपने कवरिंग कैंडिडेट कराएगी, पीपल पार्टी भी नहीं कराएगी, MQM भी कराएगी, TLP भी कराएगी, सबके कवरिंग कैंडिडेट्स होंगे। इनके इन्होंने को खास मुजम्मिल क्या लगता है, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कवरिंग कैंडिडेट से आगे चल के एक बात मैं आपकी राय दोनों की जानना चाहता हूँ फटाफट, इससे पहले कि मुझे कहा जाए कि ब्रेक ले लें। ये सिंबल्स का मामला तब तक सेटल हो जाएगा मुजम्मिल? जब तक पेशावर हाई कोर्ट स्टे नहीं उठाएगा क्यों सेटल होगा? मतलब क्या स्टे है कि जी आप एडवर्स ऑर्डर नहीं कर सकते, हक में ऑर्डर कर सकते हैं? ये कोई इंसाफ में मबनी स्टे है? ये सहूलतकारी है। PTI ने अगर सिंबल लेना है तो पहले जाके पेशावर हाई कोर्ट से अपना स्टे विड्रॉ करे, फिर इलेक्शन कमीशन मेरिट पर डिसाइड कर देगा। आप किसी इदारे को ये पाबंद तो नहीं कर सकते कि तुम मेरे हक में फैसला करो तो ठीक है, मेरे खिलाफ फैसला करोगे तो मेरे पास स्टे ऑर्डर है। इस पर तो मेरी राय है कि इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना ही नहीं चाहिए। गन पॉइंट पे तो नहीं डिसीजन लेना आपने, आप उनके डिसीजन के ऊपर बाद में जाकर अपील कर सकते हैं, लेकिन कोई हायर कोर्ट किसी इदारे को ये तो नहीं कह सकती कि तुमने खिलाफ इसके फैसला नहीं करना इस बंदे के। वो तो खुद कर दे वो फैसला, वो डिसाइड कर देता पेशावर हाई कोर्ट के मैंने बल्ले का निशान दे दिया। वो इलेक्शन कमीशन से मोहर क्यों लगवाना चाह रहे हैं? राइट, लेकिन ये हाई कोर्ट है ना जी, इससे भी तो अपील जो है वो पॉसिबल है ना। सो जो भी प्रोसेस है, जिस भी तरीकाकार में से गुजरना है, लगता है कि 13 जनवरी तक ये सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। ये नहीं टेंशन जो फैली हुई है इस मुल्क के अंदर कि जमात को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता, इसका भी जवाब हमें मिल जाएगा। जी अंबर? मुझे नहीं लगता मिलेगा। अच्छा, ओके अंबर, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वही बात हो गई कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फिर मुश्किल हो जाएगी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे। बार बार इस वक्त जो उनके चेयरमैन है गौहर अयूब साहब तो यही कह रहे हैं ना, सॉरी गौहर अयूब कह रही हूँ, गौहर अली खान साहब कह रहे हैं जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि ये हमारी निशानी है, ये हमारी पहचान है। तो उनको तो मसला हो जाएगा और फिर वो एतराज़ात फिर से शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कि अगर को नहीं मिला तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला तो है। एक और सियासी हर्डल जो कि एक इंसाफ के सामने है, उसका भी हमें जवाब जो है वो 13 जनवरी से पहले जो है अब वो मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा वक्त उसके अंदर नहीं रहा और बहुत ज़्यादा वक्त हमारे पास भी नहीं रहा, क्योंकि हमें अब एक ब्रेक लेनी है। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुश आमदीद। और इससे पहले तो हम बात कर रहे थे एतराज़ात क्या क्या हो सकते हैं अब से लेकर इंतखाबात तक, यानी कि चले मिड जनवरी तक, इंतखाबात से एक महीने पहले तक। लेकिन एक जो एतराज़ जो है जो इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है वो निगरां जो काबीना है उसके हवाले से है। एक पिटिशन जो आई थी उसके हवाले से चीमा साहब और फवाद हसन फवाद जो निगरां काबीना के हिस्सा रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ ब्यूरोक्रेसी में उनके बहुत अहम ओहदे थे, जेलें भी काटी हैं। उनके हवाले
से एतराज़ था कि क्योंकि इनका ताल्लुक या इनको एसोसिएट किया जाता है ख़ास सियासी जमात के साथ या वज़ीर आज़म के साथ, तो इसलिए इनको निगरां काबीना में नहीं होना चाहिए। तो अहद चीमा को तो हटाने का फ़ैसला कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फवाद हसन फवाद के हवाले से अभी फ़ैसला आना है, 21 दिसंबर को समाअत होगी। आमिर, फैसला दुरुस्त है निगरां काबीना के हवाले से? हम कल ही बात कर रहे थे ऐसे काबीना के मेंबरान के हवाले से जो इस्तीफ़ा दे देते हैं फिर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है, आपको समझते हैं कि चाहे अहद चीमा हो, चाहे फवाद हसन फवाद हो या कोई और हो, ये जो इंतखाब होता है ये ज़्यादा एहतियात से करना चाहिए? दुरुस्त फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अमर, इसका अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें ना, तो नुकसान क्या है कि इन लोगों को हटाने से, इनके ओहदे से हटाने से अहद चीमा साहब के बारे में फैसला आ गया। इससे कतई नज़र कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी काबिलियत क्या है, उनके बारे में एक फैसला आ गया और 21 दिसंबर को फवाद हसन फवाद साहब के बारे में भी फैसला आ जाएगा। तो इनको हटाने से नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन फ़ायदा बहुत ऑब्वियस है कि हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स हैं दोनों के दोनों, एक ख़ास सियासी जमात के साथ उन्होंने ज़्यादा वक्त गुजारा हुआ है। अब ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली कल्चर ऐसा है कि किसी ब्यूरोक्रेट का ज़्यादा वक्त या ज़्यादा मौसर या ज़्यादा विजिबल वक्त जो है वो जिस सियासी जमात के साथ गुजरा हो उसको उसके साथ मंसूब कर दिया जाता है। वो एक प्रोफेशनल आदमी होता है, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, वो अपने हुकूमत के जो कार्य सरकार हैं वो अंजाम दे रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कल्चर है कि जिस हुकूमत में उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस मिलती है उसमें उसको उसी हुकूमत के साथ, उसी सियासी जमात के साथ मंसूब किया जाता है। तो अगर ये उनकी रेपुटेशन ऐसी हो गई है और उनके बारे में ये तासुर कायम हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ अरसे की बात है। उनको हटाने में कोई हर्ज नहीं है और मैं इसलिए इसको एक अच्छा फैसला समझता हूँ और इसका कोई ताल्लुक नहीं है अहद चीमा साहब की या फवाद साहब की काबिलियत के साथ। ठीक है, अच्छा फैसला आप ही समझते मुजम्मिल साहब के अच्छा फैसला था? नहीं, मेरा मतलब आप पिन पॉइंट करके तो नहीं कर सकते हैं। अब आप ये कहें कि मुल्क चारों सूबों में गवर्नर गैर सियासी लगे हुए हैं, या तो फिर मेरा मतलब को बेंच सबके लिए यकसा होना चाहिए ना। मैं तो मतलब पिन पॉइंट करके आप किसी को निशाना बनाए, मैं तो इस बात के हक में नहीं। और मेरा मतलब है कि या तो आप एक क्राइटेरिया बनाएं, फिर सरफराज बुख्ती साहब को निगरान कैबिनेट काबीना से उठकर पीपल्स पार्टी में शामिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। वाइट वर्सा ही है ना। उन्होंने 4-5 माह निगरान गवर्नमेंट में अपने लिए सब कुछ सेट करके अब वो जाके इलेक्शन लड़ लेंगे। इलेक्शन पर असरअंदाज क्यों हटाया गया है? हटाया इसलिए गया है कि वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सके और उनकी एक सियासी जमात के लिए नरम गोशा है। अगर मैं इस असूल को सामने रखूं तो फिर मुझे चारों सूबाई गवर्नर्स भी नजर आते हैं। अगर मैं इस असूल को सामने रखूं तो सरफराज बुख्ती साहब ने 5 माह में अपने लिए इलेक्शन सीधा कर लिया होगा जहां से उन्होंने लड़ना है, और अब वो जाके एक खास सियासी जमात से वहाँ इलेक्शन लड़ लेंगे, तो वो इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हुए इस तरह। तो ये एक बड़ा ही ब्रॉडर सी बात है। लेकिन चले कहीं से भी शुरू किया, हम इसको ये तो नहीं कहते हैं, लेकिन पिन पॉइंट करके जब आप टारगेटेड इंसाफ जो है ना, वो इंतकाम की बदतरीन शक्ल है जी। जो टारगेटेड आप टारगेट करके इंसाफ करते हैं ना कि जी मैंने ये फंदा इसके गले में फिट आ गया तो ये इंसाफ कर दिया मैंने, तो वो इंतकाम की ही एक शक्ल होती है। तो मैं पूरे लैंडस्केप में इसको कोई ज़्यादा इंसाफ के तौर पे नहीं देखता। ठीक है, इंसाफ नहीं हुआ, इत्तेफाक नहीं करते आपसे आमिर साहब। साथ साथ अगर हम निगरां काबीना की बात कर रहे हैं तो निगरां वज़ीर आज़म की भी कुछ बात कर देते हैं, जिनका कहना है कि इलेक्शन चाहे दागदार हो ना दागदार हो, उनका तो ये बयान है कि उसके हवाले से जो बातें हैं मैं उनको अहमियत नहीं देता। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? कोई भी अहमियत नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान में शिकस्त तस्लीम करने का उन्होंने कोई रियलिटी बात की है, गलत बात तो की नहीं है। मेरा मतलब है यहाँ कौन सा मिला हारने वाला जब तक जीतने वाले को फोन ना करे तब तक वो अपनी विनिंग स्पीच नहीं करता। यहाँ कौन से ऐसे एथिक्स हैं? यहाँ कोई हार के हार कबूल करता है और जीत के जीत। तो यहाँ तो मेरा मतलब है कि अगर आप इस बहस में चले जाएंगे कि दागदार है या नहीं दागदार है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना 2014 में 129 दिन के धरने के बाद, और उस कमीशन ने ये फैसला किया कि 2013 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई थी।
उसके बाद भी वो सियासी जमात उस इलेक्शन को दागदार कहती रही। उसने 4 हल्के खोलने का कहा, चारों खुल गए, चारों हार गई, फिर हार गई, फिर भी नहीं वो मानती रही। उसने नैरेटिव तो ये दागदार इस बात में वो गलत बात तो नहीं की। काकड़ साहब ने यहाँ हट धर्मी की एक बहुत शानदार मिसालें मौजूद हैं कि अब आप इस बात से आगे निकल। ठीक है जी, आमिर साहब आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ कि मेरा तो सिर्फ ये अंबर कहना कि अगर अहमियत दें भी तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है कि वो ना ही अहमियत दें इस तरह की बातों को, क्योंकि बिल्कुल मुजम्मिल ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। अगर ये अहमियत देते इस तरह की बातों को तो फिर आप छोड़े ना, पिछली हुकूमत ना बनती, सीधी सी बात है। जिस तरह से 2018 के नताइज का ऐलान हुआ है, फिर तो वो बन ही ना सकती ना हुकूमत। तो बेहतर यही होता है कि इंतखाबात का माहौल है, आने वाले हैं, तो इस तरह की बातों को उनके सर पे जिम्मेदारी है, काकर साहब के सर पे। और बेहतर यही है कि अहमियत ना दें इस तरह की बातों को, आगे की तरफ देखें, मामले को आगे लेके जाएं। अच्छा, लेकिन यहाँ सवाल बनता है आमिर साहब, इलेक्शंस में धांधली होती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? या किसी फरीक को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो इलेक्शन कमीशन पे ही हम सवाल उठाएं, या निगरान वजीर आजम आपने कहा कि अहमियत वो उनको देनी नहीं चाहिए, मुजम्मिल ने भी इस बात की तायद की, तो हम किसको अहमियत देनी चाहिए? चले ये सवाल पूछते हैं। हाँ देखिए, ये सिर्फ ना ये हम थ्योरेटिकली इसके साथ डील कर सकते हैं आपके सवाल के साथ, और थ्योरेटिकल इसका जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन बहुत दागदार होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा ये एक थ्योरेटिकल मंजरनामा है, पाकिस्तान के अंदर थ्योरी और अगर आखिर में, क्योंकि टाइम मुझे कहा गया है कि वक्त खत्म हो रहा है आमिर साहब, कि अगर थ्योरेटिकल ना हो तो अच्छा, फिर मेरा ख्याल है कि दागदार इलेक्शन की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? उन्हीं लोगों के ऊपर जिनमें 2018 को आई थी, उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे 2002 को आई थी, उन्हीं लोगों के ऊपर जिस पे 1990 में आई थी उनकी। वही जिम्मेदार होते हैं हमेशा इलेक्शन, वही जिम्मेदार होते हैं हमेशा दागदार होने की। आमिर साहब, मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खबर और तज्जिया की टीम की तरफ से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।